सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का। फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टोरी स्टाइल में इसे समझा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर नेहरू जी जो हैं वो हर चीज का विवरण दे रहे हैं, हर चीज का वृतांत बता रहे हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज उसी एक्सप्लेनेशन को, उसी वर्णन को, उसी वृतांत को आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, आज हम आगे देखने वाले हैं। तो गाइस, कल हम लोगों ने देखा कि वो बताते हैं पहाड़ों के बारे में, वो बताते हैं वहां पर रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतुओं के बारे में, डॉग्स के बारे में। वो बताते हैं कि भाई किस तरह की स्थिति है, कैसे एक छोटा सा जेल है और उसके बाहर का जेल एक बड़ी परिधि है, उसके बाद फिर यूरोपियन सेल्स है। इन सभी चीजों के बारे में बताया गया कल के लेक्चर में। तो गाइस, आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर पैराग्राफ नंबर 9 आप चाहें तो अपने बुक में भी खोल सकते हैं। आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली। अब यहां पर वो कहते हैं मुझे एक दिन विशेष रूप से, बाकी सारे दिन तो या कि 14.5 महीने का जो समय था वो तो था ही पूरा महत्वपूर्ण, लेकिन उन 14.5 महीने के समय में एक दिन मुझे बहुत विशेष रूप से याद है। इट वॉज द 24th of December 1932। ये समय था 24 दिसंबर 1932 का। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब है वहां पर बहुत तेज आंधी या तूफान आया, बहुत तेज आंधी तूफान का वो दिन था। एंड रेन ऑल डे, और पूरे दिन वहां पर वर्षा हो रही थी, बरसात हो रही थी। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, और अत्यधिक, बिटरली का मतलब होता है बहुत तेज, कड़ाके की ठंड जिसको अपन बोलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड उस दिन पड़ रही थी। ऑल टुगेदर इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज। और अगर मैं कुल मिलाकर के, ऑल टुगेदर का मतलब क्या है कि अगर मैं कुल मिलाकर के बात कहूं तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सबसे ज्यादा दुखी या सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति वाला वो दिन था। फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, और वो भी कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि भैया जेल में रहने वाला एक व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो कहते हैं शारीरिक रूप से ये बहुत ही ज्यादा दुखद दिन था। दैट आई हैव स्पेंड इन गोयल, जो मैंने जेल में बिताया था। यानी कि जेल में बहुत सारे दुखद दिन बिताए होंगे उन्होंने, लेकिन 24 दिसंबर का वो दिन, जिस दिन पूरे दिन बरसात हो रही थी, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी, वो उन दिनों में सबसे ज्यादा मुश्किल दिन था। इन द इवनिंग, शाम के समय में, इट क्लियर्ड अप सडनली, अचानक से। इट का मतलब क्या है? मौसम पूरी तरीके से साफ हो गया। एंड ऑल माई मिजरी डिपार्टेड, और मेरा सारा दुख, मेरी सारा दर्द, मेरी सारी पीड़ा, मेरी सारी दयनीयता चली गई थी। When I saw all the neighboring mountains, जब मैंने अपने निकट के, नजदीकी, नेबरिंग का मतलब क्या होता है? जब मैंने अपने सारे नजदीकी माउंटेन्स को, पहाड़ों को देखा, सॉ, एंड हिल्स, और पहाड़ियों को देखा, कवर्ड विथ अ थिक मेल्टेड ऑफ स्नो, जो कि कवर्ड थी। कवर्ड का मतलब क्या है? ढकी हुई थी। थिक, थिक यानी कि मोटी परत, मेंटल ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की मोटी चादर से या बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिसमस डे, जो कि क्रिसमस का दिन होने वाला था, वॉज लवली एंड क्लियर। वो दिन बहुत ही प्यारा दिन था और बहुत ही साफ दिन था। एंड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और उस दिन एक बहुत ही सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया। कौन सा सुंदर दृश्य था? कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ मुझे उस दिन दिखाई दी। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज, वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। प्रिवेंटेड यानी कि हम लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, या हमें रोका गया था। प्रिवेंट थे ना। देखो भाई, जेल में अगर कोई व्यक्ति है तो वो आजादी से तो नहीं रह सकता कि भाई जब जो करने की इच्छा है कर लिया। क्या जेलर साहब ने पूछा, और नेहरू जी क्या हालचाल? बढ़िया, बताओ क्या खाओगे आज? बोले आप पहले थोड़ी देर बाहर
8-10 किलोमीटर घूम के आएंगे, फिर बढ़िया आराम से डिनर वगैरह लगवाना, दाल बाटी चूरमा लगवा देना आज, और क्या, क्रिसमस का दिन है तो प्रिवेंटेड यानी कि हम सारे क्रियाकलाप स्वतंत्रता से करने में हमें रोका गया था। फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज, यानी कि हम लोगों को रोका गया था कि हम कोई भी सामान्य कार्य नहीं कर सकते थे। वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट, इसलिए हम और ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए, चीजों को देखने में, जानने में, परखने में, महसूस करने में और बेहतर हो गए। ऑफ नेचर्स वेज, खास करके प्रकृति के विषय में। वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम आर वे, हम लोगों ने देखा अलग अलग तरह के जीव जंतु थे, अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरीके के जानवर जो हमारे रास्ते में आए। एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट, जैसे कि मैं और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो रहा था, चीजों को ध्यान से देखने वाला, ध्यान से देखकर समझने, महसूस करने वाला बन रहा था। आई नोटिस्ड ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट्स, मैंने जो इंसेक्ट्स थे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, उनके जीने के तरीके को देखा कि भैया मैं ध्यान देने लगा कि कैसे जीते हैं, कैसे इनका जीवन होता है, कैसे इनका आना जाना, खाना पीना सब कैसे होता है। इन माई सेल, मेरे उस जेल के कमरे में, और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, या फिर बाहर जो थोड़ा सा खुला चौक था बाहर की तरफ, उसमें मैं इन सबको देखता था। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट वाइल आई वॉज कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, कि जबकि मैं बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट कर रहा था, या मैं कंप्लेंट था, कंप्लेंट ही तो है, हाँ, मैं कंपेल्ड तो नहीं है। आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, मैं शिकायत कर रहा था लोनलीनेस की, यानी कि अकेलेपन की। तो मैंने महसूस किया कि जिस समय मैं अकेलेपन को लेकर के अपने आप से बहुत शिकायत कर रहा था, दैट यार्ड, वो जो चौक था, वो सीम्ड एम्प्टी, वो पूरी तरीके से खाली दिखाई देता था, एंड डेजर्टेड, और पूरी तरीके से सुनसान प्रतीत होता था। वॉज टीमिंग विथ लाइफ, वह जीवन से भरपूर था। यानी कि अगर मैं देखूं तो मैं अकेला हूं, अकेला हूं तो अकेलापन भी महसूस होगा, और अगर मैं देखूं तो मेरे साथ हजारों लाखों विद्यार्थी हैं जिनसे मैं दिन भर में इंटरेक्ट होता हूं, कभी मैसेज के माध्यम से, कभी टेलीग्राम के माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से, कभी किस माध्यम से, कभी किस माध्यम से। तो एक व्यक्ति या तो अकेलापन महसूस कर सकता है, और अगर वो थोड़ा सा अपनी नजर को खोले, है ना, तो भगवत गीता का एक बड़ा सुंदर एक कॉन्सेप्ट ध्यान आता है मुझे। समभाव करके एक कॉन्सेप्ट है ना, समभाव करके एक कॉन्सेप्ट आता है भगवत गीता। एक मैं प्रवचन सुन रहा था, उस प्रवचन के अंदर बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया था समभाव का। तो किसी व्यक्ति को कहा गया कि भैया अपने सबसे प्रिय 5 लोगों का नाम लिखो, अपने सबसे प्रिय 5 लोगों का नाम लिखो। तो वो नाम लिख देता है ABCDE, 5 लोगों का नाम लिखता है। और फिर वो स्वामी जी उसे कहते हैं कि भैया ये जो 5 लोगों का आपने नाम लिखा है, इन 5 लोगों में से अगर आपको 2 लोगों का नाम मिटाना हो तो आप किन 2 का मिटाएंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने पिता का नाम लिख दिया, माता का नाम लिख दिया, पत्नी का नाम लिख दिया, 2 बच्चों का नाम लिख दिया, तो 5 इस प्रकार से उन्होंने नाम लिख दिए। तो स्वामी जी ने कहा इनमें से 2 नाम हटा दो। तो उनको लगता है कि भाई माता पिता की वृद्धावस्था है, तो कोई किसी ने माता पिता का नाम हटा दिया। किसी को लगा कि नहीं नहीं मुझे अपने माता पिता और पत्नी से बहुत प्रेम है, तो उन्होंने अपने 2 बच्चों का नाम हटा दिया। किसी को लगा कि नहीं नहीं भाई पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो पिता और पत्नी को हटा दिया। तो मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने सोचते हुए अलग अलग 2 नामों को हटाया। तब उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आपके अंदर समभाव का अभाव है, क्योंकि जब मैंने कहा कि आप जिन 5 लोगों से प्रेम करते हैं उन 5 लोगों का नाम लिखिए, तो इन 5 से प्रेम में आपका समभाव होना चाहिए। फिर आती है समभाव की सेकंड डिग्री, कि मनुष्य इन 5 लोगों के अलावा दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सभी से वही प्रेम करना जो आप उन 5 से करते हैं। फिर आती है समभाव की तीसरी डिग्री, जिसके अंदर जितना भी जैव जगत है या जीव जगत है पृथ्वी पर,
ऐसा कुछ भी, चाहे जीव हो, जंतु हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मछली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सब में समान प्रेम करना, बिल्कुल उनसे वैसा ही प्रेम करना जैसा आप इन 5 लोगों से प्रेम करते हो। तो ये जाकर के यहां पर संभाव की तीसरी डिग्री बनती है कि सभी के बारे में समान भाव होना। अब वो कहते हैं कि जब मैं यहां पर शिकायत कर रहा था अकेलेपन की, तो मैंने देखा कि सामने का जो चौक है, यार्ड है, पूरा सुनसान या खाली सा प्रतीत हो रहा है, वो तो जीवन से भरपूर है। ऑल दीज क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब क्रीप करने वाले, धीरे 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 रेंगने वाले, क्रॉलिंग, क्रीपिंग या क्रॉलिंग एक ही बात होती है, धीरे धीरे चलने वाले या रेंगने वाले जो जीव हैं, और फ्लाइंग इंसेक्ट या उड़ने वाले जो जीव हैं, लिव्ड देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग, वो वहां अपना जीवन जी रहे हैं बिना किसी दखलंदाजी के, विथ मी, मेरे साथ, एनीवे, हर तरह से। एंड आई सॉ नो रीजन वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम, और मैं कोई कारण नहीं देखता कि मुझे क्यों जाकर उनमें दखलंदाजी करनी चाहिए। यानी कि जैसे वो मेरे साथ रह रहे हैं बिना मुझे परेशान करे, मैं भी तो उनके साथ रह सकता हूं बिना उन्हें परेशान करे, बिना उनके जीवन में इंटरफेयर करे। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है और बड़ी गंदी आदत होती है, और इस महीने में तो मैं बहुत ज्यादा देखता हूं। अभी क्या होता है कि मकोड़े जो होते हैं ना, उनके लग जाते हैं पंख, और शाम के समय में, बरसात के टाइम पर जब लाइट वगैरह नहीं आ रही होती है, तो उस समय में वो मकोड़े इधर उधर उड़ते रहते हैं। लाइट आ भी रही होती है तो भी इधर उधर उड़ते रहते हैं, आके खाने में गिर जाएंगे, किसी के नाक में जाएंगे, किसी के कान में जाएंगे। तो आप लोगों की उम्र के और आप लोगों की उम्र से छोटी उम्र के बच्चे जो है उनको मारते हैं। उन्होंने इतना बड़ा पाप नहीं किया है कि आप उनको मृत्यु दंड दे दो आप उन्हें पनिश भी कर रहे हो तो आप मृत्यु दंड दे दो, इतना बड़ा पाप उन्होंने नहीं किया है। तो यहां पर वो ये कहते हैं कि वो मुझे परेशान नहीं कर रहे, वो किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर रहे मेरे जीवन में, तो मैं भी उनके साथ जीवन जी सकता हूं बिना उनके जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी करे, बिना कोई इंटरफेरेंस करे। बट देयर वॉज कॉन्टिन्यूअस वॉर बिटवीन मी एंड बेड बग्स, लेकिन हमारे बीच में एक लगातार जंग चल रही थी, मेरे और उन खटमलों के बीच में। बेड में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं बिस्तर में, उनको बेड बग्स कहते हैं, खटमल। मॉस्किटोज के बीच में, मच्छरों के बीच में, एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, और कुछ हद तक मक्खियों के बीच में। तो मॉस्किटोज का मतलब होता है मच्छर, यानी कि छोटे मोटे जीवों से मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर मैं बात करूं मक्खी की, मच्छर की और खटमल की, तो ये 3 जीव ऐसे थे जिनसे मेरा लगातार युद्ध चलता रहता था। वास्प एंड हॉर्नेट्स, ततैया और हॉर्नेट्स कहा जाता है इनको, मधुमक्खी को। तो मधुमक्खी से भी, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये काटने वाले जीव है, ये चारों पांचों क्या करते हैं, काटते हैं। ये काटने वाले जीव हैं जो मनुष्य का खून चूसते हैं। तो वो कहते हैं नेहरू जी कि बाकी जीव जंतुओं से तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मेरी लगातार मेरी जंग चलती रहती थी, लगातार मेरा युद्ध चलता रहता था खटमलों से, मच्छरों से, मक्खियों से, मधुमक्खियों से, ततैये से। आई टॉलरेटेड, मैंने टॉलरेट किया, यानी कि मैंने उन सब के काटने को क्या किया, मैंने सहन किया। एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल्फ, और अगर बात करूं कि मेरी कोठरी में, मेरे कमरे में कितने थे, तो सैकड़ों की तादाद में मच्छर, मक्खी, खटमल इत्यादि मेरे रूम में थे, मेरे कमरे में थे। देयर हैड बीन अ लिटिल टिफ, और वहां पर हमारे बीच में, यानी मेरे और मक्खी मच्छरों के बीच में थोड़ा सा क्या था, मनमुटाव था। बिटवीन अस, हमारे बीच में, व्हेन, जब, इनएविटेंटली आई थिंक, जब अनजाने में मैंने सोचा, अ वास्प हैड स्टंग मी, जब अनजाने में मैंने सोचा कि एक वास्प यानी कि एक ततैया जो है उसने मुझे क्या किया, डंक मार दिया। इन माई एंगर, मेरे गुस्से में, आई ट्राइड टू एक्सट्रेमिनेट अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा उसे उखाड़ने का, फेंकने का, अपने से दूर करने का प्रयास किया। बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्परेरी होम, यानी कि वहां पर जो ततैये का छत्ता था, मैंने उसे उखाड़ फेंकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहादुरी पूर्ण तरीके से मुझसे युद्ध किया, मुझसे फाइट की। क्यों युद्ध किया, क्यों फाइट की, इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्परेरी होम, वे अपने अस्थायी घर की सुरक्षा करना चाहते थे। तो घर की सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने मुझसे जंग लड़ी, या उन्होंने मुझसे युद्ध लड़ा। विच प्रोबेबली कंटेन्ड देयर एग्स, क्योंकि वो जो मधुमक्खी, वो जो ततैये का छत्ता था ना, उसमें शायद तक ततैये के क्या थे,
एग थे। एग का मतलब क्या हो गया, उसके बच्चे थे यार। तो कहते हैं कि भाई मेरे को एक बार एक ततैये ने काट लिया और मैंने बहुत कोशिश की इसको तो मारूंगा, इसका छत्ता उखाड़ के फेंकूं, लेकिन वो ततैया जो है वो बहादुरी पूर्ण तरीके से मुझसे लड़ता रहा, मुझसे जूझता रहा, लेकिन उसने मुझे उस ततैये के छत्ते को तोड़कर नहीं फेंकने दिया, क्योंकि शायद उसमें उसके अंडे थे और वह अपने घर को, अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहा था। एंड आई डेजिस्टेड एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस। और मैं निराश हो गया और मैंने तय किया कि मैं उन्हें शांति से वहीं छोड़ दूंगा, यानी ततैये के छत्ते को उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा। इफ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी एनी मोर, बस अगर वो मेरे साथ और दखलंदाजी नहीं करते हैं तो मैं भी उनके साथ दखलंदाजी नहीं करूंगा। वे आकर के जबरदस्ती अगर मुझे डंक नहीं मारेंगे तो मैं भी उनके छत्ते को हाथ नहीं लगाऊंगा भाई। फॉर ओवर अ ईयर आफ्टर दैट, लगभग उसके बाद 1 साल तक, आई लिव्ड इन द सेल सराउंडेड बाय दीज वास्प्स एंड हॉर्नेट्स। और उसके बाद उस सेल में, उस कमरे में मैं लगभग 1 साल तक रहा, उन ततैयों से और मधुमक्खियों से घिरा हुआ। एंड दे नेवर अटैक्ड मी, और उन्होंने कभी मुझ पर हमला नहीं किया। एंड वी रेस्पेक्टेड ईच अदर। बैट्स आई डिड नॉट लाइक। बैट्स किसको कहा जाता है? चमगादड़। चमगादड़ जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट आई हैड टू एंड्योर देम, लेकिन मुझे उन्हें भी सहना पड़ता था। दे फ्लू साउंडलेसली, वे बिना आवाज के उड़ते थे। इन द इवनिंग डस्क, शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई। डार्कनिंग का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए अंधेरे वाले आकाश में, आसमान में कोई भी उन्हें साफ तौर पर देख सकता है। एवरीथिंग्स आई हैड अ हॉरर ऑफ देम। ये बड़ी मतलब विचित्र सी, गंदी सी चीज है और मुझे इनसे डर लगता था। दे सीम्ड टू पास विथ एन इंच ऑफ वन्स फेस, और ऐसा लगता था कि वो किसी भी व्यक्ति के चेहरे से 1 इंच की दूरी से उड़ते हुए निकलते थे। एंड आई वॉज अफ्रेड दैट दे माइट हिट मी, और मुझे हमेशा से डर लगता था, भय लगता था कि शायद वो मुझे चोट पहुंचा देंगे, चाहे वो मुझे मार देंगे। मतलब फड़फड़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मार देंगे, ऐसे झापट जैसे, ठीक है। हायर अप इन द एयर पास्ड द बिग बैट्स, द फ्लाइंग फॉक्सेस। अब ये द फ्लाइंग फॉक्सेस उन्होंने अपने मन से कहा है कि ये उड़ते हुए भेड़िए जैसे मुझे लगते थे। हायर अप यानी कि ऊंचाई में अगर आप देखेंगे हवा में, तो पास्ट यानी कि वहां से उड़ते हुए गुजरते थे। कौन? बड़े बैट्स, बड़े चमगादड़। द फ्लाइंग फॉक्सेस जैसे कि उड़ते हुए भेड़िए हूं। आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द व्हाइट एंड्स, और मैं एंड्स को यानी कि चींटियों को, चींटियों को और व्हाइट एंड्स को चलते हुए देखता था। एंड अदर इंसेक्ट्स, और दूसरे कीटों को भी। बाय द आवर, उस समय में। एंड द लिजार्ड एज द क्रेप्ट, और लिजार्ड यानी कि छिपकली को मैं चलते हुए देखता था। कुल मिला के भी ये जीव जंतुओं को देखते रहेंगे। एज दे क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग, क्योंकि वे क्रेप्ट का मतलब है रेंगते रहती थी दीवार पर शाम के समय में। एंड स्टॉक्ड देयर प्रे, और अपने शिकार का पीछा करती रहती थी। एंड चेस्ड ईच अदर, और कई बार एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक दूसरे का पीछा भी किया करती थी, ठीक है। वेगिंग देयर टेल्स, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। इन अ मोस्ट कॉमिक फैशन, कॉमिक फैशन का मतलब है हंसाने वाले तरीके से, कॉमिक का मतलब होता है हंसाना। तो वे अपनी पूंछों को हिलाती रहती थी बिल्कुल ही कॉमिक फैशन में, हंसाने वाले तरीके से। ऑर्डिनरीली दे अवॉइडेड वेस्ट, और सामान्यतः जब वो शिकार करने निकलती थी तो वो ततैये को क्या करती थी? अवॉइड करती थी, यानी कि उनको टाल देती थी, उनका शिकार करने नहीं जाती थी। बट ट्वाइस आई सॉ देम स्टॉक देम विथ एनर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा कि उन्होंने, यानी कि छिपकलियों ने स्टॉक किया, धीरे धीरे पीछा किया, देम किनका? वास्प्स का, ततैयों का। विथ एनर्मस केयर, बहुत ज्यादा सावधानी से। एंड सीज्ड, और उन्हें जब्त कर लिया, पकड़ लिया। फ्रॉम द फ्रंट, सामने की ओर से। आई डू नॉट नो इफ दिस avoidance of the sting was intentional
और एक्सीडेंटल। मैं ये बात नहीं जानता था कि उन्होंने जिस तरीके से अवॉइड किया था, जिस तरीके से टाला था, किस चीज को टाला था कि भैया जो उनका स्टिंग था, स्टिंग किसको कहा जाता है, डंक, कि जो उनका डंक था उसे वो अवॉइड कर रहे थे। तो जिस तरीके से इन छिपकलियों ने आगे से जाकर 2 बार उन ततैयों को पकड़ा था, ये जो डंक को अवॉइड करने का, डंक को टालने का जो तरीका था, क्या ये उन्होंने जानबूझकर किया था या अचानचूक में अपने आप हो गया? तो मतलब जानबूझकर करना या ऐसे तरीके से करना जिसकी कोई योजना ना बनाई गई हो। तो मैं नहीं जानता था कि भैया ये जो कर रहे हैं, यानी कि ये छिपकली जाकर जो आगे से बिल्कुल धीरे 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 पीछा करते हुए गई और आगे से, पीछे से नहीं खाया उसको, ततैये को आगे से खाया, क्योंकि आगे से ही वो ततैया क्या करता है, डंक मारता है। ठीक है, देन देयर वॉज स्क्विरल्स, और उसके बाद हम बात करते हैं गिलहरियों की। किसकी बात करते हैं? फिर हम बात करते हैं गिलहरियों की। क्राउड्स ऑफ देम, उनकी भीड़। इफ ट्रीज वर अबाउट, अगर वहां पेड़ होते हैं तो दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, यानी वे बहुत ही साहसी बन जाती है, बहुत ही उद्यमी बन जाती हैं। कैसे साहसी या कैसे उद्यमी बन जाती हैं? गिलहरियों को देखना, ऐसे तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ती हैं, नीचे आती हैं, दाएं भागती है, बाएं भागती है, रुकती नहीं है, टिकती नहीं है एक जगह पर। एंड कम राइट नियर अस, और बिल्कुल हमारे पास में, हमारे निकट आ जाती हैं। इन लखनऊ गाउल, यानी कि लखनऊ की जेल में, आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। लखनऊ की जेल में अगर हम बात करें तो मैं इतना आदी हो गया था कि मैं एक जगह बैठ जाता था और बैठ करके लगभग बिना हिले डुले एक कंसीडरेबल पीरियड, यानी लंबे समय कालांश के लिए मैं एक जगह बैठा बैठा पढ़ता रहता था। एंड अ स्क्विरल वुड क्लाइंब अप माई लेग्स, और एक गिलहरी जो है वह मेरे पैर पर चढ़ जाती थी, एंड सिट ऑन माई नी, और मेरे घुटने पर बैठ जाती थी। एंड हैव लुक्ड अराउंड, और वह चारों ओर देखती थी। एंड देन इट वुड लुक इनटू माई आईज, और उसके बाद वो मेरी आंखों में देखती थी। एंड रियलाइज दैट आई वॉज नॉट अ ट्री, और महसूस करती थी कि मैं कोई पेड़ नहीं हूं, या उसे समझ में आता था कि मैं यहां बैठी तो हूं, लेकिन ये जिस पे बैठी हूं ये कोई पेड़ नहीं है। और वॉट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और या फिर जो भी कुछ वो मुझे समझती थी, क्योंकि देखो गिलहरी के मन में क्या चल रहा है अपन को कैसे पता चलेगा? तो पहले गिलहरी आती, धीरे धीरे चढ़ती, और क्योंकि वो बिल्कुल शांत बैठ रहे थे, बिना हिलडुली, किताब लेके किताब पढ़ते रहते, शांत बैठ रहे थे, तो वो आ जाती, पैर पर चढ़ जाती, फिर चारों तरफ ध्यान से देखती, और फिर नेहरू जी की आंखों में देखती। फिर उसको लगता है ये पेड़ तो नहीं है, तो वो मुझे पेड़, वो इसको ये तो समझ में आया था कि पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ और है, क्या है अब वो क्या समझती थी मुझे नहीं पता। फियर विथ डिजायरेबल इट, फियर वुड डिजेबल इट फॉर अ मोमेंट, डर जो है उसे असमर्थ बना देता था, अयोग्य बना देता था एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए। एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और उसके बाद वो वहां से भाग जाती थी। लिटिल बेबी स्क्विरल, छोटे छोटे जो गिलहरी के बच्चे होते थे, वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कई बार वो पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और उनकी मां जो है उनके पीछे पीछे नीचे आती थी। रोल देम अप इनटू अ लिटिल बॉल, और एक छोटी सी गेंद की तरह उन्हें गुड़काती थी। एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टली, और उन्हें उठाकर सुरक्षा से वापस ले जाती थी। अकेजनली, कई अवसरों पर ऐसा हुआ, द बेबी गॉट लॉस्ट, बच्चा जो है खो गया। वन ऑफ माई कंपेनियंस पिक्ड अप 3 of these lost baby squirrels and looked after them, और ये जो लॉस्ट यानी खोए हुए जो थे, मेरा एक जो कंपेनियन था, मेरा एक जो साथी था, उसने ऐसे 3 बेबी स्क्विरल्स को, 3 गिलहरी के बच्चों को उठा लिया था जो कि खो गए थे, और उनका ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा, है ना। आप लोग 10th में भी एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे जिसके अंदर गिलहरी का ध्यान रखती है महादेवी वर्मा। 10th में था, 12th में था, शायद 12th में है आई थिंक। अगले साल पढ़ोगे, अगले साल भी गिलहरी पढ़ोगे, तो एक बार बताना, मुझे याद दिलाओ ना यार, पिछले साल पढ़ के आए हो गिलहरी या अगले साल पढ़ोगे गिलहरी, जो महादेवी वर्मा की गिलहरी थी। देयर वर सो टाइनी, तो वे जो गिलहरियां थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। दैट इट वॉज अ प्रॉब्लम फीडिंग देम, कि उन्हें कुछ खिलाने या पिलाने में समस्या होती थी। द प्रॉब्लम वॉज, समस्या ये थी, हाउएवर, फिर भी, सॉल्व्ड रेदर इंजीनियसली, यानी कि उनको कुछ
सरलता से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। बिल्कुल गिल्लू, बिल्कुल। अ फाउंटेन पेन फिलर, यानी कि फाउंटेन पेन किसको कहा जाता है? आप लोग बोलते हो इंक वाला जो पेन होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग? इंक पेन। हाँ, फाउंटेन पेन को आप लोग बेसिकली बोलते हो इंक पेन। तो इंक पेन की जो फिलर होती थी, है ना, विथ अ लिटिल कॉटन, और उस पर थोड़ा सा कॉटन, थोड़ी सी रुई लगा दी जाती थी, कॉटन वुल, रुई लगा करके अटैच्ड टू इट, उससे जोड़कर मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल, एक शानदार या लाजवाब उनको खाना खिलाने वाली फीडिंग बोतल, यानी कि जिसमें उनको दूध पिलाया जा सकता है, ऐसी बॉटल उससे बना ली जाती थी। पिजन्स अबंडेंट, पिजन्स किसको कहा जाता है? तो पिजन्स कहा जाता है कबूतरों को। कबूतरों की पर्याप्त मात्रा वहां पर थी इन द गोल्स आई वेंट टू, यानी कि जितनी भी जेलों में मैं गया हूं, उतनी सभी जेलों में मैंने पर्याप्त मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मैंने पिजन्स को, कबूतरों को देखा है, एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ अल्मोरा। तो अल्मोरा के जो पहाड़ी जेल थी उसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा, तो अल्मोरा की जो पहाड़ी प्रिजन है उसके अलावा, पहाड़ी जेल है उसके अलावा, मैंने सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में कबूतर देखे हैं। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, और अगर हम कबूतरों की बात करें तो हजारों की संख्या में कबूतर वहां पर दिखाई देते थे। समटाइम्स द गाउल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम। कई बार जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो जेल के अधिकारी लोग थे, वो उन्हें गोली मार देते थे, एंड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, और उन पर भोजन करते थे। देयर वर मैनस, तो कई सारी मैनास थी। मैनास का मतलब होता है मैना, तोता मैना वाला मैना है ये। ऑफ कोर्स, निसंदेह, दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, वे भी हर जगह पर हमें दिखाई देती थी। A pair of them nested over my cell door in देहरादून, और ऐसी ही मैना के एक जोड़े ने, a pair का मतलब क्या है? एक जोड़ा, मैना के एक ऐसे ही जोड़े ने, नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला बना, घोंसला बना लिया था मेरी जो जेल का कमरा था उसके दरवाजे के ऊपर। कहां बना लिया था? देहरादून में। एंड आई यूज टू फीड देम, और मैं उन्हें खिलाने का काम किया करता था, कुछ ना कुछ उन्हें खिलाता रहता था। दे ग्रू क्वाइट टेम, वे बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने लगी, मामूली तरीके से। एंड इफ देयर वॉज एन डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, दे वुड सिट क्वाइट नियर मी, और अगर उनके सुबह या शाम के खाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वे चुपचाप आकर, मैना के जो दोनों बच्चे, दोनों मैना थी, वो मेरे पास आके बैठ जाती थी। एंड लाउडली डिमांडेड देयर फूड, और तेज चिल्ला चिल्ला के, ची ची करके वो अपने खाने की, अपने फूड की डिमांड करती, मांग करती। इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देयर साइंस, और ये बहुत ही दिलचस्प था, ये बहुत ही अम्यूजिंग था, ये बहुत ही प्रसन्न करने वाली चीज थी। टू वॉच देयर साइंस, उनके चिन्हों को देखना। एंड लिसन टू देयर इम्पेशेंट क्राइज, और उनके बेताब होकर, या एक शब्द आता है हिंदी में अधीर होकर, अधीर का मतलब होता है धैर्यहीन, धैर्यहीन होकर के वे जिस तरीके से चिल्लाती थी, ये दृश्य बहुत ही देखने वाला था, या इस दृश्य को मैं बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देखता था कि किस प्रकार वो मेरे पास आती, बैठती, और भोजन के समय में, अगर उनके भोजन के समय में देरी हो जाती तो कैसे वो चोंच खोल के चिल्लाना या आवाज करना शुरू कर देती थी। ठीक है गाइस, तो अभी एक पार्ट इसका और रहेगा, मैं एक बार बता देता हूं टोटल इसके अंदर कितने हैं पैराग्राफ्स। आई थिंक इसके 25 के आसपास है, 23 पैराग्राफ्स है। ओके, अभी कितने हो गए? आज हो जाएंगे क्या कंप्लीट? नहीं यार, 14 हुए। चलिए, तो इसके आगे के जो पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो आगे का बचा हुआ हमारे पैराग्राफ्स हैं, 25, 23 तक जो पैराग्राफ्स हैं, उनको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लीज गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ
इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर से वो जुड़ेंगे तो उनको ये फायदा रहेगा कि आगे जब तक कॉन्टिन्यूटी में हमारा कोर्स होगा, कोर्स के साथ में वो लंबे समय तक हमसे जुड़े रहेंगे और उनको इससे काफी लाभ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।